नमस्कार दोस्तों, तो तैयार हो जाइए जैक 2026 क्लास 10 सोशल साइंस सेट 2 के मजेदार एमसीक्यूज के लिए। ये वही सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। लेकिन ध्यान दें, मेरे जवाब सुनने से पहले खुद अपने उत्तर जरूर चेक करें और वीडियो के अंत में कमेंट में हमको बताएं कि आपने 30 में से कितने सही किए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सेट 2 का मॉडल एमसीक्यूज पेपर। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। महादेश का मतलब आप समझते होंगे, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तो कौन से महादेश में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। हमारे यूरोप महादेश में आते हैं इटली और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें तुर्की की पराजय हुए थे। तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना हम किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूनान का ही नाम ग्रीस है, राइट। यूनान का ही नाम ग्रीस है। एक्चुअली क्या है कि यूनान में सबसे पहले एक बड़े अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और यहाँ पर साइंस में भी काफी अग्रणी रहा है ये। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज, ध्यान देना, यूरोप का मरीज तुर्कियों को कहा जाता है। किसको? तुर्किये को कहा जाता है। यानी जो आपका ऑटोमन साम्राज्य है वही आपका यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद जो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का उदय आप सभी को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति से आपका स्टार्ट हुआ था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सबको याद होना चाहिए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 8वां, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, या फिर इसी को घोषणा पत्र को हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को समाजवादियों की बाइबल कहते हैं। रॉलेट एक्ट जो होता था वो क्यों पारित किया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1919 में, 1919 में, राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो कब की थी? तो 1875 यानी 1875 में की थी। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, औद्योगिक क्रांति यूके में स्टार्ट यानी इंग्लैंड में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में सर्वप्रथम यहीं पे आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि जिसको स्टेप फार्मिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेप फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती, राइट। ऐसा समझ लीजिए कि सीढ़ीदार खेती तो कहां पर प्रचलित होती है, किस राज्य में? तो जहां पर जो पहाड़ी राज्य है, जैसे कि यहाँ पे है उत्तराखंड, तो सही हो जाएगा। अच्छा, वहां पे खेती क्या होती है? आमतौर पर चाय, कॉफी, ये सब चीजें खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भाई झारखंड के आगे सभी कोई टिक नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 14, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा तो सबकी बैंड बजाता है, इसीलिए उसे उद्योगों की जननी माना जाता है। निम्न निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बिल्कुल याद रख लेना, इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, अंग्रेजी में एलोवियल सॉइल बोला जाता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना, जो कोयला है वो अनवीकरणीय भी है और साथ ही साथ में वो अजैव संसाधन भी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही बैठते हैं। अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दोनों सही है या फिर एक सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बच्चों, भाखड़ा नांगल परियोजना वो आपकी सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल, ध्यान देना, जो गेहूं है वो रबी की फसल है और रबी की फसलों को हम किस में बोते हैं? शरद ऋतु में बोया जाता है। धान की फसल बारिश में बोई जाती है, राइट। और चाय तो आपकी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला, झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरी कृषि को और भी नाम है जिसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं, ध्यान देना, झूम कृषि, या फिर इसे बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग इंग्लिश में। तो झूम कृषि, इसमें होता क्या है, जंगल के कुछ ऐसे हिस्से को काट करके साफ किया जाता है, उसको जला करके
क्लीन कर देंगे और उसमें जो है वो खेती करते हैं। तो आमतौर पर जो आदिवासी जनजातियां होती हैं वो इसमें करते हैं खेती, और फिर जब मान लीजिए कहीं और शिफ्ट हो गए तो उसको जो है क्या कर देते हैं, वो दूसरी जगह पर वही सेम सिस्टम लगाते हैं, जिसे हम लोग झूम खेती कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि झारखंड में इस स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग या फिर झूम एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे कुरुआ नाम से इसको बोलते हैं। ये हमारी जो जनजातियां हैं उनमें प्रचलित नाम है, कहाँ पे, झारखंड में। अब बात करते हैं इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो स्थानीय पंचायती राज की संस्थाएं वहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग मुंबई को बोलते हैं, ध्यान देना, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। तो बहुदलीय सरकार होती है। इसको मैंने इसके पहले वाले सेट में भी आपको ये चीज बताई थी। एक दली कहाँ कहाँ पे होता है, द्विदलीय कहाँ पे होता है, बहुदलीय कहाँ पे होता है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, वहां पे बहुदलीय होती है। अच्छा, एक दली क्या हो गया, चाइना हो गई। द्विदलीय क्या हो गया आपका, यूके हो गया या फिर यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया। इनको याद रखना है आपने। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आती हैं, इनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रमुखता होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए का नोट, ध्यान देना, 1 रुपए का नोट केंद्र सरकार जारी करती है, बाकी 1 रुपए का नोट और उसका सिक्का बाकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अब इस चीज को ध्यान दे देना, इकोनॉमिक्स में ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो अब हमारे पास प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक का मतलब होता है जो नेचुरल हो, यानी प्राकृतिक रूप से जो उत्पाद करता हो। क्या करता हो, उत्पाद। जैसे अगर मैं आपको कहूं, यहां पे आपका क्या हो जाता है, ये कृषि यानी जिसको हम लोग खेती कहते हैं, याद रखना, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद अगर हम और बात करते हैं मछली पालन या मत्स्य पालन हो गया, या फिर खनिज हो गया, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीयक में क्या होते हैं, इनका यूज करके जो क्या कर दे, प्रोडक्शन करे, जैसे कारखाने हो गया, और उसके बाद उद्योग हो गए हमारे, उद्योगों के साथ साथ में जो निर्माण क्षेत्र होता है वो, राइट। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो सेवा क्षेत्र में जैसे स्कूल हो गया, राइट, स्कूल हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, परिवहन, राइट, ये सभी चीजें जो है सेवा क्षेत्र में, बैंक हो गई, ये सब आपकी क्या है, सर्विस सेक्टर में आती है। तो आई होप कि अब सभी को आपको पता चल गया होगा कि तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग भाई सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यानी एजुकेशन है। अब बात करते हैं पशुपालन एवं मत्स्य पालन। ऊपर में ही आपको ये देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि खेती, पशुपालन, मत्स्य, मछली पालन, ये सब किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आई होप कि बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर आप बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।